नमस्ते। अगर भारत से एक्सपोर्ट करने का प्लान है तो ये बिल्कुल सही जगह है। आज बात करेंगे एक्सपोर्ट के सबसे कह सकते हैं सिरदर्द वाले हिस्से की, यानी कि कागजी कार्रवाई, और देखेंगे कि इसे आसान कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड की दुनिया है तो बड़ी रोमांचक, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी साथ लाती है, और वो है नौकरशाही। ये वो पहली दीवार है जिससे हर नए एक्सपोर्टर का सामना होता ही होता है। तो सवाल ये उठता है कि कोई नया एंटरप्रेन्योर इस कागजों के पहाड़ को पार कैसे करे। इसका जवाब छिपा है पूरे प्रोसेस को समझने में, और इससे भी ज्यादा जरूरी, हर डॉक्यूमेंट के पीछे का क्यों जानने में। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दांव पर क्या लगा है। सोचिए, एक छोटी सी भी गलती, एक डॉक्यूमेंट इधर-उधर हुआ और पूरा का पूरा शिपमेंट अटक सकता है। और ये सिर्फ एक परेशानी की बात नहीं है, ये बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। तो फिर शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहला कदम है अपने बिजनेस को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक लीगल पहचान दिलाना। इसे ऐसे समझिए जैसे अपने बिजनेस के लिए एक ग्लोबल पासपोर्ट बनवाया जा रहा है। तो इस पासपोर्ट का नाम है आईईसी, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये एक 10 डिजिट का कोड है जिसे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी डीजीएफटी जारी करता है। और जैसा मैंने कहा, ये बिजनेस का पासपोर्ट है। इसके बिना तो इंटरनेशनल ट्रेड के मैदान में एंट्री ही नहीं मिल सकती। और अच्छी बात यह है कि यह पहला जरूरी कदम उठाना काफी आसान और सस्ता है। आईईसी के लिए सरकारी एप्लीकेशन फीस सिर्फ 500 रुपए है। मतलब एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट जो ग्लोबल मार्केट के दरवाजे खोल देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना है। कई लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। देखिए, आईएसी लाइफ टाइम के लिए वैलिड तो है, पर इसे हर साल अप्रैल से जून के बीच अपडेट करना कंपलसरी है। अगर ये करना भूल गए तो कोड डीएक्टिवेट हो जाएगा और सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम एक झटके में ठप। अच्छा, आईईसी के बाद अगला नंबर आता है एडी कोड का। ये 14 डिजिट का एक कोड होता है जो बैंक जारी करता है। इसका काम है आपके बिजनेस अकाउंट को कस्टम्स के सिस्टम से लिंक करना। इससे ये पक्का हो जाता है कि एक्सपोर्ट से जो भी पैसा आ रहा है वो कानूनी तरीके से और सही अकाउंट में आ रहा है। और यहाँ एक बहुत बढ़िया अपडेट है। पहले क्या होता था कि हर पोर्ट के लिए अलग अलग एडी कोड रजिस्टर करवाना पड़ता था। कितनी बड़ी झंझट थी। लेकिन अब डिजिटाइजेशन की वजह से आइसगेट पोर्टल पर बस एक बार रजिस्ट्रेशन करना होता है और वो पूरे भारत के सभी पोर्ट्स पर वैलिड होता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी राहत की बात है एक्सपोर्टर्स के लिए। चलिए, तो बिजनेस रजिस्टर हो गया, पासपोर्ट भी बन गया। अब असली काम शुरू होता है, यानी हर एक शिपमेंट के लिए डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना। यहाँ दो तरह के इनवॉइस को समझना जरूरी है, प्रो फॉर्मा इनवॉइस और कमर्शियल इनवॉइस। प्रो फॉर्मा इनवॉइस को एक तरह का शुरुआती कोटेशन समझ सकते हैं जिसे नेगोशिएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो कमर्शियल इनवॉइस है वो फाइनल लीगली बाइंडिंग बिल होता है। कस्टम्स ऑफिसर वैल्यूएशन के लिए इसी डॉक्यूमेंट को देखते हैं, इसलिए इसका बिल्कुल सटीक होना बेहद जरूरी है। अब देखिए, शिपमेंट के डॉक्यूमेंट्स का एक लॉजिकल फ्लो होता है। कहानी शुरू होती है कमर्शियल इनवॉइस से। इसके बाद आती है पैकिंग लिस्ट जिसमें डिटेल होती है कि बॉक्स के अंदर क्या क्या है, और फिर आते हैं शिपिंग बिल या बिल ऑफ लैडिंग जो सामान की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। हाँ, तो शिपिंग बिल और बिल ऑफ लैडिंग, इन दोनों में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए इसको क्लियर करते हैं। शिपिंग बिल आसान भाषा में कस्टम्स से मिली एक्सपोर्ट करने की परमिशन है। इसके बिना सामान पोर्ट से बाहर जा ही नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ बिल ऑफ लैडिंग एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसे कैरियर यानी शिपिंग कंपनी जारी करती है। ये 3 काम करता है। ये सामान की रसीद है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट है, और सबसे जरूरी, ये मालिकाना हक का सबूत है। ठीक है, तो सामान शिपमेंट के लिए तैयार हैं। अब ये पक्का करना है कि ये सारे रेगुलेटरी हर्डल्स को आराम से पार कर ले। तो इस सेक्शन में हम बात करेंगे कुछ खास डॉक्यूमेंट्स की जो कंप्लायंस के लिए जरूरी हैं। एक्सपोर्टर्स के लिए एलयूटी यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये बेसिकली एक डिक्लेरेशन है जिसे फाइल करने के बाद आईजीएसटी का पेमेंट किए बिना ही गुड्स एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि वर्किंग कैपिटल टैक्स रिफंड में नहीं फंसेगी और बिजनेस का कैश फ्लो बहुत बेहतर बना रहेगा। अगला डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन या सीओओ। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये डॉक्यूमेंट सामान की नेशनैलिटी को प्रूव करता है, यानी कि वो बना कहाँ है। अब सवाल यह है कि ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि अगर भारत का किसी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो ये सर्टिफिकेट बायर को इंपोर्ट ड्यूटी पर अच्छी खासी छूट दिला सकता है।
और ये फायदा कितना बड़ा हो सकता है वो देखिए। भारत आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे समझौतों में अगर प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है तो बायर को इंपोर्ट ड्यूटी में 90% तक की कमी मिल सकती है। अब जाहिर है इससे आपका प्रोडक्ट बायर के लिए कहीं ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की बात करें तो ये काफी सीधा साधा मामला है। ये बस इस बात का प्रूफ है कि रास्ते में सामान को कोई नुकसान हुआ तो वो इंश्योर्ड है। कुछ शिपिंग टर्म्स जैसे कि CIF के तहत ये कंपलसरी भी होता है। हाँ, और इसमें एक खास नियम है। CIF यानी कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट वाले इंको टर्म्स में इनवॉइस वैल्यू का कम से कम 110% का इंश्योरेंस कवर लेना पड़ता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि सेलर और बायर दोनों तरफ से सब सेफ हैं। अच्छा, इन मेन डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी प्रोडक्ट के हिसाब से कुछ और सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि क्वालिटी चेक के लिए इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बायर का भरोसा बनाने में बहुत मदद करते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए, सामान भी शिप हो गया, और अब हम आते हैं इस एक्सपोर्ट जर्नी के फाइनल फेज पर, यानी प्रोसेस को कामयाबी से पूरा करने पर। तो एक बात साफ है, सही और समय पर डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है, बल्कि ये टाइम पर पेमेंट मिलने, पेनल्टीज से बचने और अपने बायर्स के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने की बुनियाद है। सही मायनों में ये एक स्ट्रैटेजिक एसेट है। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, इस कागजी कार्रवाई को एक बोझ समझकर सिर्फ निपटाना है या फिर इसे एक ऐसा टूल मानना है जिस पर मास्टरी करके ग्लोबल बिजनेस को और आगे बढ़ाया जा सकता है। ये फैसला हर एक्सपोर्टर को खुद करना है।